हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जो है हम आज यहाँ पे क्लास 10th की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम यहाँ पे केमिस्ट्री से शुरू करते हैं। उसके बाद जो है हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है, मुझे लगता है आपकी जो है तैयारी यहाँ पे प्रॉपर ढंग से और अच्छे तरीके से हो रही होगी। और जो है हमने यहाँ पे इससे पहले भी जो है क्लास 9th की एनसीईआरटी कवर कर ली है। ठीक है, तो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें हमने यहाँ पे फिजिक्स के चैप्टर सारे कवर कर लिए हैं, और जो आपके केमिस्ट्री के चैप्टर थे वो आपके सारे कवर कर लिए हैं। और जो है आपकी 9th की यहाँ पे बायो बच गई है। ठीक है, और जो है आपकी 10th की बायो और 9th की बायो हम यहाँ पे एक साथ आपको कराएंगे। अभी हम जो है पहले यहाँ पे जो 10th की केमिस्ट्री और फिजिक्स है इसको भी जो है पूरा कवर कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपने सभी वीडियोस देख ली होगी। अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जो कि 9th क्लास की है तो उनको जाके यार प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उससे जो है आपका जो है काफ़ी कॉन्सेप्ट वहाँ पे बिल्ट होने वाला है। वहाँ से जो है आपकी काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और वहाँ से भी आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों चलते हैं पहले चैप्टर पे। तो पहला चैप्टर है आज आपका 10th क्लास का शुरू होने वाला है एनसीईआरटी का। और हम जो है एक और क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं जो कि हम पर डे एक क्वेश्चन सीरीज लाते हैं आपके लिए। तो उनको भी आप ज़रूर देखिए, उससे भी आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का क्लास 10th का पहला चैप्टर आता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से जो है आपका बेस यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए पहला पॉइंट है इसमें, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे आपके कोई भी पदार्थ हैं, ठीक है, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, तो जैसे ये पदार्थ है आपका, ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली तत्व हैं। तो ये इन तत्वों के अगर मेल से आपका जो है नया पदार्थ यहाँ पे उत्पन्न होता है H2O, यानी पानी आपका यहाँ पे उत्पन्न होता है। अब देखिए ये तो आपकी गैस होगी, हाइड्रोजन होगी और ऑक्सीजन होगी, लेकिन यहाँ पे जो है आपका दूसरा पदार्थ यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है जो कि आपका यहाँ पे पानी है। तो इस प्रकार के जो आपके गुणधर्म होते हैं पदार्थों के, यहाँ पे इसका गुण गुण अलग हो जाएंगे यहाँ पे इसके, और इसके जो है यहाँ पे गुण अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जो अभिक्रियाएं होती है इनको बेसिकली हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका जो होता है लोहा होता है, ठीक है, लोहे पर अगर आपका जंग लगता है तो वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, लेकिन वह एक आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं इनको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट आता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एक पानी वाला उदाहरण समझाया था, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हाइड्रोजन की बात करें तो एक आपका हाइड्रोजन हो गया और दूसरा आपका ऑक्सीजन हो गया, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके अभिकारक कहलाएंगे। और इनसे जो उत्पन्न पदार्थ होगा H2O, ये बेसिकली आपका जो है उत्पाद कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अभिकारक जो होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और जो आपका उत्पाद यानी आपका जो प्राप्त होता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो अगला पॉइंट है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। आगे चलते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। तो इसके उदाहरण आ जाते हैं आपके, पहला आ जाएगा आपका भोजन का पाचन। ठीक है, तो जो जैसे आपने भोजन किया यानी आपने खाना खाया, ठीक है, वो आपके पेट में गया, वहाँ से आपका पाचन हुआ। तो भोजन का पाचन होता है यानी आपका वो है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है आपके पेट में, वो रिएक्शन होता है आपका जो है वो दूसरे रूप में वहाँ पे बन जाता है। ठीक है, यानी अगर आप खाना खाएंगे तो आपका बाहर खाना ही नहीं आएगा। ठीक है, तो वही खाना आपका बाहर नहीं आएगा, जो है अन्य पदार्थ आएगा, तो उसको जो है वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट आता है श्वसन। तो श्वसन की बात करें, आप जो है ऑक्सीजन गैस लेते हो श्वसन क्रिया में यानी सांस लेने में, तो आपका बाहर क्या निकलती है, ऑक्सीजन तो नहीं निकलती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो बेसिकली इसको हम जो है श्वसन की क्रिया कहते हैं। आगे आ जाता है लोहे पर जंग लगना। ठीक है, तो जो आपका लोहा होता है Fe, उस पर अगर आपका जंग लगता है तो ये भी आपका यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में आता है। अगला आता है आपका मैग्नीशियम फीते का जलना। तो जो मैग्नीशियम का फीता होता है वह आपका जो है अगर उसको जलाया जाए तो वह भी आपका जो है रासायनिक अभिक्रिया में आता है। दही का बनना, तो ये भी आपका जो है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, दही का बनना भी आपका जो है रासायनिक अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण। तो रासायनिक अभिक्रिया में बेसिकली क्या क्या होता है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो उसमें जो है अवस्था में उसकी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगर पहले आपका गैस होगा तो बाद में कुछ और बन जाएगा, तो इस प्रकार से उसमें परिवर्तन होता है। अगला दूसरा आता है रंग में परिवर्तन। तो रंग में भी उसके परिवर्तन होता है।
इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगला आता है तापमान में परिवर्तन, ठीक है। अगर टेम्परेचर में परिवर्तन करते हैं तो ये भी आपका रासायनिक अभिक्रिया का अंग होता है, ठीक है। किसी अभिक्रिया में जो है आपका तापमान बढ़ा देते हैं, किसी अभिक्रिया में आपका तापमान जो यहाँ पे कम कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गैस का उत्सर्जन। तो गैसों का बेसिकली उत्सर्जन यहाँ पे होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, ठीक है। तो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसको अगर प्रदर्शित करें तो देखिए यहाँ पे आपका जिंक है और जिंक के साथ यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। अगर जिंक की बात करें Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें यहाँ पे तो H2SO4। अगर इनकी जो है अभिक्रिया करा दी जाती है तो ये आपका जो है यहाँ पे अभिकारक हो जाएगा। अगर इनकी अभिक्रिया करा दी जाती है तो आपका जो है यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाता है और आपकी जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो है आपकी रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है जिंक, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना। आगे देखते हैं तो यहाँ पे भी वही उदाहरण है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। Zn हो गया, जिंक हो गया, H2SO4। अब देखिए जिंक जो है यहाँ इसके साथ SO4 के साथ चले गया, ठीक है। तो यह इसलिए चले जाता है क्योंकि जो जिंक की क्रियाशीलता होती है वो यहाँ पे हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो इस प्रकार से यह जो आपका जिंक सल्फेट यहाँ पे बन जाता है। आगे चलते हैं। आगे आता है आपका रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण बेसिकली उसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, ठीक है। तो जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उन्हीं को जो है रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी ये Zn और H2SO4 वाला उदाहरण। अब देखिए ये जिंक है, ये क्या है आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इसको अगर जो है तत्वों के रूप में यहाँ पे लिखेंगे तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, उनके फॉर्म के रूप में यहाँ पे लिखेंगे तो ये आपका जो है रासायनिक समीकरण आ जाता है, ठीक है। तो रासायनिक यहाँ पे देख सकते हैं आप, रासायनिक समीकरण के तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी जो है भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक जो परिस्थितियां होती है, जैसे आपका ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान से ऊपर या नीचे की ओर दर्शाया जाता है। तो जैसे उत्प्रेरक को इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया जाता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। अगर दाब की बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में जो आवश्यक परिस्थिति होती है उस हिसाब से वहाँ पे दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट आता है आपका रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है आपकी कोई भी, तो उसको बेसिकली संतुलित करना आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, अगर द्रव्यमान संरक्षण की नियम की बात करें तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका कहता है कि किसी भी जो संसार में कोई भी पदार्थ है उसकी ना तो यहाँ पे नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको यहाँ पे उत्पन्न किया जा सकता है। तो बेसिकली उसका जो है ऊर्जा का एक रूप से यहाँ पे दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया जो है इसी सिद्धांत पर यहाँ पर मान सकते हैं, इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। नेक्स्ट आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या जो है समान होनी चाहिए। तो बेसिकली जो आपके अभिक्रिया होती है अगर आपकी, ठीक है, यहाँ पे ZnSO4 वाला उदाहरण दिया था, तो बेसिकली अगर यहाँ जिंक का एक परमाणु होगा तो जो अभिक्रिया के बाद उत्पाद होगा वहाँ पे भी उसका जो है उत्पाद एक रहता है, ठीक है। तो जो है यहाँ दोनों, अगर यहाँ जिंक का एक परमाणु है तो राइट साइड भी आपका जो है जिंक का एक ही परमाणु रहेगा। तो इस प्रकार से जो आपका होता है इसको हम यहाँ पे परमाणु संतुलित होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चरणबद्ध संतुलित करना, ठीक है। तो चरणबद्ध देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे संतुलित किया जाता है। पहला चरण आता है आपका, यानी पहला स्टेप जो आता है आपका, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण जैसे इस प्रकार से है, यहाँ पे ये आपका दिया है, यहाँ पे लोहा दिया है FeH2O यानी आपका पानी, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका बन गया Fe2O3 प्लस H2। तो बेसिकली पहले आपको ये इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है। दूसरा चरण आता है आपका समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या को नोट कर दीजिए। अब देखिए समीकरण में जितने परमाणु होंगे उनके तत्वों को यहाँ पे नोट कर लेना है, ठीक है। एक आपका ये जो है यहाँ पे लोहे का हो गया, हाइड्रोजन के 2 तत्व हो गए और जो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का एक परमाणु हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभिकारक, यानी जो समीकरण से आपके पहले हैं वो आपके अभिकारक हो गए, और उत्पाद जो आपके यानी उत्पन्न हो रहे हैं तो लोहे के यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है।
और जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए और आपका ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 परमाणु हो गए। नेक्स्ट आता है सबसे अधिक परमाणुओं वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइट अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कर देते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि जो है यहाँ पे समीकरण के पहले और समीकरण के बाद जो है आपकी वैल्यू जो है बराबर रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं Fe हो गया यहाँ पे H2O। अब देखिए यहाँ पे जो H2O है इसके आगे 4 क्यों लगाए, इसके आगे 4 इसलिए लगाए, अगर यहाँ पे जो है यहाँ पे H2 है, ठीक है, हाइड्रोजन की के 2 परमाणु यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे भी जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 परमाणु, इसलिए इसके आगे यहाँ पे 4 लगा दिया है, ठीक है। तो इसको जो है बेसिकली हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सा यहाँ पे कितना है और हमें जो है ये आगे से ही सेट करना है, ठीक है, आगे से। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे Fe3 लगा देंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। अगर आयरन की बात करें, यहाँ आयरन के यहाँ पे 3 है और परमाणु है और आगे जो है यहाँ पे एक ही परमाणु है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इनको संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, चौथे स्टेप में आपको दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पे आगे की ओर की तरफ लगाना है, ठीक है, यहाँ पीछे की तरफ नहीं लगाना है। Fe3 यहाँ पे नहीं आएगा, आपका जो है आगे से यहाँ पे गुणांक आएगा। आ गया था आपका 4H2O। 4H2O इसलिए आया, अगर हाइड्रोजन की बात करें यहाँ तो 2 परमाणु हैं, लेकिन ऑक्सीजन को पहले हमने यहाँ पे जो है सेट करना था, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे सेट करेंगे अगर, तो ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं तो यहाँ पे हम 4 लगा देंगे, ठीक है। अगर 4 लगा देंगे तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 दूनी 8 परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 दूनी 8 परमाणु हो गए। लेकिन इस साइड तो आपके 2 ही परमाणु हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो फिर इसके आगे जो है आपका यहाँ पे 4 लगा देते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपकी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे संतुलित हो जाती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप, सभी तत्वों के परमाणु संख्या जो है अभिक्रिया के दोनों ओर समान रहती है। 5वां स्टेप आता है आपका अभिकारकों एवं उत्पादों की जो है भौतिक अवस्था लिखना। तो भौतिक अवस्था जो है किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ठोस हो गया आपका, तो ठोस का आपको सॉलिड से दर्शाना होता है, S से दर्शाना होता है, ठीक है। द्रव की बात करें तो L से दर्शाना होता है, लिक्विड गैस की बात करें तो G से यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और जलीय विलयन की बात करें तो यहाँ पे एक्विड यहाँ पे, ठीक है, तो जलीय विलयन आपका आ जाएगा। आगे आता है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं 3Fe। अगर लोहे की बात करें तो Fe जो आपका आयरन है यहाँ पे सॉलिड है, और जो आपका H2O है ये आपका जो है यहाँ पे गैस की भांति यहाँ पे व्यवहार कर रहा है, यानी वाष्प है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका Fe2O4, ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिकली तत्व बनता है। अगला आ जाता है आपका H2, तो जो हाइड्रोजन होता है वो गैस होती है, रिलीज करता है यहाँ पे। अगला चरण आ जाता है कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ होती है, जैसे आपका ताप हो गया, दाब हो गया या उत्प्रेरक हो गया, तो आदि के भीतर जो है यहाँ पे निशान ऊपर या नीचे से लिखें। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए अगला पॉइंट आता है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पे जो है आधारित आपके यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं इसको। तो देखिए अगला आता है आपका पहला संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया बेसिकली उसको कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप A+B+B = C दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे A+B = C अगर दिया है तो संयोजन अभिक्रिया बेसिकली उसको बोलेंगे। अगर आपकी बाईं ओर अगर अभिकारक की बात करें तो अभिकारक आपके 2 या 2 से अधिक यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। एक और हो सकता है यहाँ पे D मान लो, ठीक है। तो ये आपके 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। लेकिन अगर उत्पाद की बात करें तो उत्पाद आपका केवल एक ही होगा, ठीक है। तो इसको जो है संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। उदाहरण के लिए आपका यहाँ पे आ जाता है कोयले का दहन, ठीक है। अगर कोयले का दहन किया जाता है, यहाँ पे कार्बन है आपका, ठीक है, सॉलिड अवस्था में है। यहाँ पे आपको पता है जो कोयला है वो आपका कार्बन का ही एक अपर रूप होता है। इसमें अगर ऑक्सीजन जो है गैस को यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिलाई जाए तो यहाँ पे जो है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन जाएगा, जो कि आपका गैस में रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये आपका एक उत्पाद बना। और ये जो अभिकारक की बात करें तो यहाँ आपके 2 उपलब्ध हैं। जल का निर्माण आ गया आपका, जैसे H2 हो गया O2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे जो है H2O बन गया। अगर समीकरण की बात करें तो यहाँ से 2 यहाँ से 2 आपका जो है समीकरण संतुलित करते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है आपका बिना बुझा चूना। तो देखिए बिना बुझा चूना होता है आपकी जो CaO हो गया, ठीक है, ये आपका सॉलिड हो गया। अगर इसको जो है जल से अभिक्रिया कराते हैं तो आपका ये आ जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये आपका जो है जलीय विलयन इस प्रकार से यहाँ पे बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करें तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जो है ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ऊष्मा उत्सर्जन, ठीक है। तो ऊष्मा उत्सर्जन बेसिकली आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होगा। तो ऊष्मा से यहाँ पे आपको याद रखने में यहाँ पे आसानी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस का दहन जो होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मीथेन गैस दी है और इसमें जो है ऑक्सीजन को अगर यहाँ पे मिला दें ऑक्सीजन से, यानी अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है CO2 गैस बन जाती है और आपका जो है पानी यहाँ पे रिलीज हो जाता है और जो है आपकी ऊष्मा यहाँ पे रिलीज हो जाती है। अगला आता है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर श्वसन की बात करें तो श्वसन एक बेसिकली आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि जो है इसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी यहाँ पे रिलीज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप C6H12O6, यहाँ पे ये जलीय विलयन है आपका। और ऑक्सीजन गैस से अगर अभिक्रिया करा दें तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे बन जाता है लिक्विड रूप में, जलीय विलयन, और आपका H2O यानी पानी बन जाता है और आपका जो है यहाँ पे ऊष्मा यहाँ पे रिलीज होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, सेकंड। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया वह होती है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, ठीक है। तो ए की बात करें तो ए यहाँ पे B+C बना सकता है, ए की बात करें तो ए B+C+D यहाँ पे बना सकता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे जो है आपका अभिकारक की बात करें तो अभिकारक आपका एक रहेगा, लेकिन अगर उत्पाद की बात करें तो उत्पाद आपके दो या दो से अधिक यहाँ पे रहते हैं। तो इसको बेसिकली आपका वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें आता है पहला आपका ऊष्मीय वियोजन। तो जो ऊष्मीय वियोजन होता है इसमें ऊष्मा द्वारा जो है किया गया वियोजन, ठीक है, तो इसको जो है ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसमें चलते हैं आगे, इसके उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए पहला है आपका फेरस सल्फेट, ठीक है। तो FeSO4 यहाँ पे सॉलिड में है। तो अगर ये आपका एक अभिकारक है, अभिकारक आपका एक ही है, लेकिन उत्पाद आपके यहाँ पे दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं Fe2O3 यहाँ पे दिया गया है, उत्पाद जो है उत्पन्न होता है, उसके बाद आपकी SO2 गैस रिलीज होती है और आपका जो है SO3 गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। ये आपका फेरिक ऑक्साइड हो गया Fe2O3, और यह आपका फेरिस सल्फेट से जो है आपका फेरिस ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और यह जो है हरा रंग का पहले था, लेकिन बाद में जो है यहाँ पे भूरे रंग का बन जाता है। इसी अगले बात करें तो अगला आता है आपका CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, ये आपका चूना पत्थर हो गया। अगर चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर अगर यह आपका अभिकारक है तो यह आपका जो है बाद में CaO, ठीक है, यानी आपका बिना बुझा चूना बन जाएगा और आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज कर देगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका वैद्युत वियोजन। तो वैद्युत वियोजन की बात करें तो विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला वियोजन, ठीक है। तो जिसमें जो है विद्युत धारा यह आपकी प्रवाहित करता है, इसको वैद्युत वियोजन कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर H2H2O की बात करें तो यहाँ पे H2O की बात करें तो इसमें जो है विद्युत धारा यहाँ पे बेसिकली प्रवाहित की जाती है। तो ये आपका जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और जो ऑक्सीजन गैस इसमें आपका उत्पाद में यहाँ पे बन जाता है, यानी उत्पाद में टूट जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपको यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे जल है, इसमें जो है यहाँ पे एक आपका जो है एनोड, ये एनोड हो गया आपका, ये कैथोड हो गया आपका, ये स्विच हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है बिजली यहाँ पे से दी जा रही है, ठीक है, विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित की जा रही है। यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया है। तो ये आपकी ग्रेफाइट की रॉड यहाँ पे है, इसमें जो है पानी उपलब्ध है। और इसकी बात करें तो ये आपका एक तरफ तो ऑक्सीजन में यहाँ पे हो जाता है और दूसरी तरफ आपका जो है हाइड्रोजन गैस में यहाँ पे रिलीज हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका प्रकाशीय वियोजन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, यानी जो अभिक्रिया आपकी सूर्य के प्रकाश में होगी उसको आपका प्रकाशीय वियोजन कहा जाएगा। यहाँ पे बात करें AgCl, ठीक है। तो यह आपका जो है सॉलिड है, अगर सूर्य की प्रकाश में यह आपका जो है यहाँ पे गर्म होता है तो आपका जो है यहाँ से 2Ag बन जाता है और आपका जो है यहाँ से क्लोरीन जो है गैस के रूप में यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं 2AgBr। तो इसकी बात करें अगर तो ये आपका जो है AgCl का मतलब होता है आपका
सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका जो है सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक है। आपको पता होगा जो आपका सिल्वर होता है उसको हम जो है Ag से यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो आपका जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसको अगर सूर्य के प्रकाश में गर्म करेंगे तो ये आपका है जो है सिल्वर के रूप में यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपका सॉलिड सिल्वर यहाँ पे प्राप्त होगा और आपका जो है यहाँ पे जो है क्लोरीन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। अगला आता है AgBr, ठीक है, यानी आपका सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सूर्य के प्रकाश में गर्म करेंगे तो यहाँ से सिल्वर प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से जो है ब्रोमीन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया का उपयोग जो है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, तो इसको आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। श्वेत फोटोग्राफी में आपका यह जो है यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसका भी जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो जिन अभिक्रियाओं में जो है अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसको देखते हैं आगे। देखिए आगे आता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया की बात करें, ये थर्ड टाइप की है आपकी, ठीक है। तो विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आयरन दिया है, ठीक है, ये आपका आयरन है, लोहा Fe और आपका जो है कॉपर सल्फेट यहाँ पे दिया है। तो ये जो कॉपर सल्फेट का यहाँ पे जलीय विलयन है, लेकिन आयरन आपका सॉलिड है। अगर इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो ये आपका जो है आयरन सल्फेट यहाँ पे बन जाता है और कॉपर आपका सॉलिड अवस्था में चला जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो है आपका आयरन जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में, ठीक है। कॉपर आपका कम क्रियाशील है और आपका आयरन अधिक क्रियाशील है। तो इसलिए जो है आपका यौगिक होगा वो आपका जो है यहाँ पे इसको विस्थापित कर देता है, कॉपर को यहाँ पे विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट की का जो विलयन है इसमें जो है लोहे की क्लियर लोहे की रॉड यहाँ पे डाली गई है और इस प्रकार से जो है यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका कॉपर यहाँ पे अलग हो जाता है और ये विलयन जो होता है आपका वो आपका आयरन सल्फेट यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमाई गई है और नीले विलयन को जो है हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया, ठीक है। तो आपका जो पहले विलयन था, पहले आपका नीला विलयन था और बाद में जो है आपका हरा यहाँ पे विलयन बन जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला आ जाता है जिंक और कॉपर सल्फेट की अगर क्रिया कराई जाए तो जिंक सल्फेट आपका बन जाता है और जो है कॉपर आपका यहाँ से अलग हो जाता है। तो ये भी बेसिकली इसी प्रकार का है। जिंक आपकी जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर की तुलना में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिंक जो है अधिक क्रियाशील होती है। नेक्स्ट आती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में जो है उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच जो है आयनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके आयन जो है आदान प्रदान हो जाएंगे। जैसे आपका किसी प्रकार का यहाँ पे विलयन होगा तो 2 विलयन अगर आपके होंगे यहाँ पे, तो दोनों विलयनों में अगर आपके जो यहाँ पे तत्व होगा, ठीक है, एक विलयन में हो सकता है कोई तत्व है, दूसरे विलयन में अगर यहाँ पे अगर आपका सोडियम तत्व है और यहाँ पे आपका बेरिलियम तत्व है, तो जो आपका ये बेरियम होगा ये आपका इसके विलयन के साथ क्रिया कर देगा और सोडियम जो है इसके विलयन के साथ यहाँ पे क्रिया कर देगा। तो यहाँ पे आपको यही दिखाया गया है, देख सकते हैं आप Na2SO3 यानी सोडियम सल्फेट आपको दिया गया है। सोडियम सल्फेट आपका जो है यहाँ पे जलीय विलयन है और जो आपका बेरियम क्लोराइड है आपका ये भी जलीय विलयन है और ये जो है आपका बेरियम सल्फेट के रूप में यहाँ से बन जाएगा और ये जो है आपका NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये जो आपका सोडियम है, सोडियम जो है यहाँ पे क्लोराइड के साथ यहाँ पे क्रिया करता है और जो आपका बेरियम है वो आपका जो है यहाँ पे सल्फेट के साथ यहाँ पे क्रिया कर देता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार के विलयन को जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया में इस प्रकार से होता है। और जो है बेरियम सल्फेट को जो है सफ़ेद अविलेय अवक्षेप यहाँ पे निर्माण होते हैं। तो अगर बेरियम सल्फेट की बात करें तो ये आपके जो है वाइट रंग के होते हैं, इसलिए जो है अभिक्रिया को जो है अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया का एक और नाम आ जाएगा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यानी आपका अगर सफ़ेद अवक्षेप का निर्माण कर रहा है तो इसको जो है अवक्षेपण अभिक्रिया भी यहाँ पे कह देते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है आपका उपचयन एवं अपचयन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। उपचयन की बात करें तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो जो है आपका उपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, जब किसी पदार्थ में
हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी अगर हाइड्रोजन आपका घटता है और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका बढ़ता है, तो आपका वो है बेसिकली आपका जो है उपचयन की अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कार्बन का यौगिक है आपका जो है ऑक्सीजन है, और आपका जो है ये आपका CO2 बना देता है, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बना देता है। अगला है आपका Cu, यानी कॉपर हो गया आपका, और ऑक्सीजन हो गया, तो ये आपका जो है कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बना देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है आपका CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड में अगर आपका हाइड्रोजन गैस मिला दे तो ये आपका कॉपर बन जाता है आपका, और आपका यहाँ पे दूसरा पानी बन जाता है। तो इस प्रकार की जो आपकी अभिक्रियाएं होती है, इसको बेसिकली आप जो है उपचयन की अभिक्रिया बोलेंगे। तो उपचयन में आपको एक पहला पॉइंट तो याद रखना है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, दूसरा आपका जो है हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन का यहाँ पे ह्रास हो रहा है और जो है ऑक्सीजन की यहाँ पे वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है आपका उपचयन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उपचयन और अपचयन दोनों इंपॉर्टेंट है। अपचयन में बात करें तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, और अगर किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वो आपका अपचयन कहलाएगा। अगर ऑक्सीजन का आपकी वृद्धि हो रही है तो वो आपका उपचयन कहलाता है। और किसी पदार्थ में जो आपकी हाइड्रोजन में वृद्धि होती है तो ये आपका जो है अपचयन कहलाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, CuO है, H+ हाइड्रोजन है आपकी, तो यहाँ से जो है आपकी कॉपर बन रही है और आपका जो है पानी यहाँ से बन रहा है, ठीक है, पानी रिलीज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो अपचयन की अभिक्रिया यहाँ से हो रही है। अपचयन की अभिक्रिया इसलिए हो रही है जो आपका यहाँ से जो है ऑक्सीजन यहाँ से आपका ह्रास हो रहा है, ठीक है, रिलीज हो रहा है, तो इसलिए आपका अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। अगर यहाँ पे इसकी बात करें, इस दूसरे वाले की हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन बेसिकली जो है यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यानी हाइड्रोजन का तत्व जो है किसी से यहाँ पे क्रिया कर रहे हैं, तो ये आपका जो है उपचयन की अभिक्रिया होती है। तो इस प्रकार की जो दोनों अभिक्रिया होती है, अगर आपका किसी अभिक्रिया में अपचयन भी होता है और आपका उपचयन भी होता है तो इसको हम जो है रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन जो है उपचयित होकर जल बनाता है। तो इस अभिक्रिया में जो है उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है वहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। तो जो आपके उपचयन होते हैं उसमें जो है दैनिक जीवन में किस प्रकार से यहाँ पे प्रभाव आते हैं। पहला आता है आपका संक्षारण, ठीक है। तो संक्षारण जो है बेसिकली उसको कहते हैं जब किसी पदार्थ पर लोहे पर या जो है जंग लग जाता है तो उसको जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो आगे आते हैं, देखिए, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत जो है कमजोर हो जाती है, ठीक है, संक्षारित हो जाती है, या संक्षारित का मतलब होता है कमजोर होना। तो देखिए, जब कोई धातु आपकी ऑक्सीजन आर्द्रता में आ जाएगी, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगी और अम्ल के संपर्क में यहाँ पे आ जाती है, तो उसको जो है यहाँ पे संक्षारित अभिक्रिया कहते हैं, यानी आपका जो है संक्षारण वहाँ पे होता है। यहाँ पे देख सकते हैं लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, इसका जो उदाहरण है, चांदी के ऊपर जो है काली परत होती है आपकी, वह भी संक्षारण कहलाती है, और तांबे के ऊपर आपकी जो है हरी परत चढ़ना, उस यह भी आपका संक्षारण के उदाहरण है। तो बेसिकली आपको ये 3 उदाहरण यहाँ पे याद रखने इनफ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका दलेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके जो है संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। अगर संक्षारण से आपको मुक्ति चाहिए तो ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि संक्षारण से चीज़ों को बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो उन पे जो है यहाँ पे लेप लगाया जाता है, ठीक है, लेप लगाया जाता है, पेंट किया जाता है, ठीक है। विद्युत लेपन हो गया आपका, पेंट करके जो है संक्षारण से वस्तुओं को आपकी बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विकृत गंधिता, ठीक है। तो देखिए, जो आपके वसायुक्त पदार्थ होते हैं, आपके तैलीय खाद्य सामग्री होते हैं, वायु के संपर्क में आने पर जो है उपचयित हो जाते हैं, इससे जो है उनके स्वाद और गंध परिवर्तन हो जाते हैं, इससे जो है विकृत गंधिता कहते हैं। अगर विकृत गंधिता की बात करें तो विकृत गंधिता आपके जैसे आपकी खाद्य सामग्री होगी, जैसा आपका चिप्स हो गया, ठीक है, आपका कुरकुरा हो गया, ठीक है। तो चिप्स कुरकुरा वगैरह देखे होंगे आपने, तो ये आपकी क्या है, खाद्य सामग्री है एक प्रकार की। तो इसमें बेसिकली ये क्या है, तैलीय खाद्य सामग्री है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये अगर वायु के संपर्क में आएंगे तो ये कैसे हो जाते हैं, ये जो है बेसिकली यहाँ पे उपचयित हो जाते हैं और इससे उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो देखा होगा आपने, अगर आपके पास कुरकुरा वगैरह होगा तो आप जैसे थोड़ी देर उसको खुला छोड़ दो, यानी आप 1-2 घंटे के लिए उसे खुला छोड़ दो, थोड़ी देर में आप खाएंगे तो जो है उस पर करारा वो आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है, वो अजीब सा होता है, गदगदा टाइप का, तो वह इसलिए महसूस होता है जो वह जो है वायु के संपर्क में आ जाता है और उससे जो है उपचयित हो जाता है। तो बेसिकली इसको जो है
विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसमें जाते हैं विकृत गंधिता रोकने के उपाय। तो जो आपकी विकृत गंधिता होती है उसको रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पहला आता है आपका प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, ठीक है। तो आपको ऑक्सीकारक का वहाँ पे उपयोग करना है। अगर ऑक्सीकारक की बात करें, ठीक है, तो आपको जो है वहाँ पे ऑक्सीजन उसको नहीं लगने देनी, यानी ऑक्सीजन से दूर रखना है, तो आपका जो है ऑक्सीकारक का वहाँ पे उपयोग करना है। दूसरा आ जाता है वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखना। तो वायुरोधी बर्तन आपका जैसे होता है आपके चिप्स वगैरह होते हैं, उन पे क्या रहते हैं, आपकी जो है हवा भरी जाती है, उसमें गैस भरी जाती है। तो गैस कौन सी गैस भरी जाती है, उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भरना। तो उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसलिए भरी जाती है ताकि वह जो है आपकी सुरक्षित रहे, यानी वह जो है ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए। तो इस प्रकार से आपकी जो है वहाँ पे जो आपके कुरकुरे वगैरह होते हैं उनमें जो है ऑक्सीजन गैस नहीं भरी जाती। ऑक्सीजन गैस इसलिए नहीं भरी जाती है क्योंकि वो जो है उपचयित होने लगते हैं, तो इसलिए आपका वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाएगा आपका शीतलन द्वारा, यानी आपको जो है वहाँ पे ठंडक वाले स्थान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपके रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गए, तो इस टाइप के वहाँ पे आपको वातावरण बनाना पड़ेगा जिससे वो है वायु के संपर्क में ना आ सके। तो इस पे आधारित यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। तो देखिए इसके क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 15 मिनट तक डुबोया जाता है तो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या रंग में परिवर्तन होता है। तो ये भी हमने जो है यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है दोस्तों। तो जो आपका नीले रंग का विलयन होता है, ठीक है, वो आपका जो है हरे रंग का हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है। याद क्या रखना है आपको, ये दिमाग में रखना है। अगर लोहे की कील की बात करें तो लोहे की कील आ गया आपका Fe, और उसको जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है CuSO4 में। तो इसका बेसिकली जो है यहाँ पे जो है FeSO4 यहाँ पे बन जाता है आयरन सल्फेट, और जो आपका यहाँ से कॉपर आपका अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये विलयन पहले तो नीले रंग का होता है, लेकिन बाद में जो है हरा रंग यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके, आगे आता है आपका निम्न में परिवर्तन पहचानिए। तो परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, दूध का दही बनना। तो बर्फ की पिघलने की बात करें तो ये आपका जो है भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि जो है अगर पदार्थ के गुणों में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वह आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि आपको मैंने पिछली क्लासों में भी बताया है, ठीक है, जो आपको नाइन्थ की क्लास यहाँ पे कराई थी NCERT, उसमें भी बताया है। तो अगर बर्फ़ पिघलेगी तो आपकी जो है वहाँ पे वो आपका भौतिक परिवर्तन होता है। अगर दूध का दही बनना की बात करें तो यह आपका जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन को जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं, जो है वहाँ पे जो है ऊष्मा यहाँ पे रिलीज होती है, तो इसलिए है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों चली जाती है। तो अगर कोई कॉपर का बर्तन है वो अगर वायु के संपर्क में आता है तो वो जो है वहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बना देता है, इसलिए जो है उसकी चमक वहाँ पे चली जाती है। कॉपर ऑक्साइड बनेगा तो वह जो है आपका वायु में उड़ने लगेगा। अगला आता है आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है ताकि वह अपचयित न हो, ठीक है, जो उसमें चिप्स वगैरह हैं वो आपके अपचयित न हो सकें। नेक्स्ट आ जाता है सिल्वर क्लोराइड को जो है गहरे काले रंग की बोतल में क्यों भंडारित किया जाता है। तो जो आपका AgCl होता है इसको काले रंग की बोतल में भंडारित इसलिए किया जाता है ताकि इसमें जो है कोई अन्य पदार्थ यहाँ पे क्रिया न कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण। तो देखिए जो आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है बेसिकली इसमें क्या होता है, आपकी जो दो आपके जो है तत्व होते हैं वो अलग अलग जो है आपके विलयन में यहाँ पे परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Na2SO2, ठीक है, ये आपका सोडियम सल्फेट है, प्लस अगर इसमें जो है BaCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करा दें तो ये आपका जो बन जाता है आपका BaSO4 बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है बेरियम आपका जो है इस सल्फेट के साथ यहाँ पे क्रिया कर जाता है, प्लस आपका NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाता है और बेरियम सल्फेट यहाँ पे बन जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो आपके दोनों तत्व होते हैं, जो आपके अभिकारक में दोनों तत्व होते हैं वो आपके जो है पीछे जो है अलग अलग विस्थापित हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है N2,3H2 में जो है NH3 रासायनिक अभिक्रिया को पहचानिए। तो इसमें जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है हाइड्रोजन की यहाँ पे जो है वृद्धि हो रही है, तो ये आपका जो है अपचयन की अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन में जो है वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है आपका गर्मियों में जो है दूध को कक्ष ताप रखने पर क्या होता है। अगर दूध को कक्ष ताप रखेंगे तो आपका बेसिकली ये दूध क्या हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पे
फट जाएगा। ठीक है, तो फटेगा, क्यों फटेगा? क्योंकि आपकी रासायनिक अभिक्रिया दूध में होती है, तो इसलिए यह आपका दूध फटने लगेगा। अगला आता है, क्या होता है जब बिना बुझा चूना जो है जल से अभिक्रिया करता है। अगर बिना बुझे चूने की बात करें CaO, अगर आपकी इसकी जल से अभिक्रिया कराते हैं तो H2O, तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका CaOH हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बुझा हुआ चूना बन जाएगा और यहाँ से जो है आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। अगला आता है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके समीकरण लिखे और ऊष्माक्षेपी भी हो। ठीक है, तो इस प्रकार का उदाहरण भी दिया है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसका भी उदाहरण दिया है। किस नियम को ध्यान में रखकर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो इसे जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ध्यान में रखते हुए समीकरण संतुलित किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको पता है जो आपका यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम था कि आपको जो है कोई पदार्थ ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है समीकरण की दोनों ओर के, जैसे आपका आता है CaO प्लस H2O। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। तो इस प्रकार से जो आपका जो है हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ से आपका 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो है आपकी समीकरण को संतुलित करना होता है। इस आगे आता है उदाहरण दीजिए रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है। तो ये भी मैंने आपको बताया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का रंग परिवर्तन होता है। इसमें आप ले सकते हैं बेरियम क्लोराइड वाला। ठीक है, बेरियम क्लोराइड हो गया आपका, और जो है सोडियम, आपका सोडियम सल्फेट हो गया। तो इस अभिक्रिया को आप ले सकते हैं। अगला आ जाता है विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय बताइए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। विकृत गंधिता वो होती है जिसमें जो है यहाँ पे जो है पदार्थ जो है अपचयित होने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली आपका विकृत गंधिता होता है। अगला आता है संक्षारण को बढ़ावा देने वाली 2 शर्तें लिखिए। तो संक्षारण को अगर बढ़ावा देने वाली 2 शर्तों की बात करें तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन यहाँ पे अगर लग जाती है और आपका जो है यहाँ से अम्ल अगर पदार्थ पे यहाँ पे क्रिया कर देता है, तो ये आपका जो है 2 शर्तें होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके जो है डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर आज का समाप्त होता है। ये आपका पहला चैप्टर था 10th का। तो कल हम जो है अगला चैप्टर लेके आएंगे जो कि आपका दूसरा चैप्टर होगा, सेकंड चैप्टर यहाँ पे केमिस्ट्री का, वो हम करने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यार आप अगर आपको वीडियो सही लगी, अच्छी लगी, दमदार लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस प्रकार से अगर आप वन दरोगा की और जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप हमारे साथ एक और वन दरोगा की मैंने सीरीज़ यहाँ पे लॉन्च की है। तो उस सीरीज़ में जो है आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपने जो है क्वेश्चंस यहाँ पे लगा सकते हैं, क्वेश्चंस वहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है वन दरोगा की जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो भी आपको जो है कंप्लीट समझ में आ रही होगी। और जो ये आपका यहाँ पे मैं आपको जो है ये वन दरोगा के सीरीज़ के अलावा जो है NCERT बुक करा रहा हूँ, ये भी आपको जो है समझ में आई होगी। और मैं सोच रहा हूँ एक और जो है यहाँ पे शाम को एक और क्विज किया जाए। ठीक है, शाम को एक और यहाँ पे क्लास की जाए, जो हमने अभी क्लास में पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे शाम को कराए जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप जो है दिन के जो है तीनों सेशन में आप बने रहेंगे, क्योंकि तीनों सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिससे जो है आप एग्ज़ाम को आसानी से यहाँ पे क्रैक कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो है आपके जो है 80-90% क्वेश्चन जो है NCERT से ही बनने हैं, क्योंकि आपको जो है आयोग ने साफ साफ लिखा था कि आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे NCERT से ही आएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।